गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये यूजीसी नेट पेपर 1 का। चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आप हो, कॉमर्स से या किसी और सब्जेक्ट से, रिसर्च एप्टीट्यूड आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसका बेसिक रीज़न है कि रिसर्च एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसको समझना इतना आसान नहीं है। तो हम लोग भी इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच करेंगे, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को शॉर्ट में और बहुत अच्छे से समझेंगे जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आपका ये सिलेबस है, 5-6 पॉइंट्स में हमारा सिलेबस है। एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स को देखते जाएंगे और जो भी सारे कंटेंट मैं इस नोट्स में आप लोगों को दूंगा वो सारे इन रिसोर्सेज से मैंने लिए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। वैसे आपको वहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, जितनी भी काम की चीज़ें हैं वो सब मैंने इस नोट्स में डाल दिया है। तो स्टार्ट करते हैं रिसर्च की डेफिनेशन से। हमको रिसर्च के बारे में 3-4 एक्सपर्ट्स के डेफिनेशन हमको याद रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं अर्ल रॉबर्ट बेबी का। किसी भी एक्सपर्ट का डेफिनेशन जब आप लोग पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ उस रिसर्चर ने किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टर्म को एक्सप्लेन करते समय उसने जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, आपको सिर्फ उन कीवर्ड्स को याद रखना है। पूरी डेफिनेशन अगर आप याद नहीं रख पाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ उनके कीवर्ड्स को याद रखना है। तो अर्ल रॉबर्ट बेबी ने रिसर्च को एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी कहा है। ठीक है, सिस्टमैटिक इंक्वायरी का मतलब होता है क्रमबद्ध जांच। इंक्वायरी का मतलब है जांच। अर्ल रॉबर्ट ने रिसर्च को एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी कहा है। अब इंक्वायरी का मतलब जांच। किस चीज़ की जांच, किस चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हैं? हर वो चीज़ जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। रिसर्च में हम चीज़ों को ऑब्जर्व ही तो करते हैं, अवलोकन ही तो करते हैं। तो जिन भी घटना का, जिन लोगों का, जिस भी वस्तु स्थिति का या सिचुएशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन सिचुएशन को या उन फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी उसकी व्याख्या करने के लिए, उसको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए और कुछ हद तक उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो सिस्टमैटिक इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी इसका कीवर्ड होगा या सिस्टमैटिक इंक्वायरी इसका कीवर्ड होगा, वही क्या होता है रिसर्च। किसके अकॉर्डिंग? रॉबर्ट बेबी के अकॉर्डिंग। सेकंड जो हमको देखना है वो है क्रॉफर्ड का। आपको ज़्यादातर बुक्स में क्रॉफर्ड की डेफिनेशन जरूर देखने के लिए मिलेगी। क्रॉफर्ड जो है वो फिर से सिस्टमैटिक वर्ड यूज़ कर रहा है, लेकिन ये सिस्टमैटिक के साथ साथ रिफाइंड वर्ड भी यूज़ कर रहा है। ठीक है, क्रॉफर्ड कह रहा है कि रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक और रिफाइंड टेक्निक है। जो अर्ल रॉबर्ट है वो इंक्वायरी कह रहा था, क्रॉफर्ड जो है वो क्या कह रहा है कि रिसर्च जो है वो क्या है, एक टेक्निक है। ठीक है, किस चीज़ की टेक्निक है, किस चीज़ की तकनीक है? ये सोचने की, एम्प्लॉय करने की, किनको? सारे इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोसीजर्स को। ठीक है, रिसर्च के लिए, रिसर्च करने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स या प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं उनको समझने के लिए और उनको एम्प्लॉय करने की एक टेक्निक है। किस तरीके की टेक्निक है? सिस्टमैटिक और रिफाइंड टेक्निक है। तो क्रॉफर्ड के लिए आपको क्या दो कीवर्ड्स मिल गए? सिस्टमैटिक एंड रिफाइंड टेक्निक। ठीक है, अर्ल रॉबर्ट इंक्वायरी कह रहा था और क्रॉफर्ड जो है वो रिसर्च को एक टेक्निक के तौर पे बता रहा है। ठीक है, इसके बाद तीसरे हैं हमारे एक इंडियन रिसर्चर या इंडियन एक्सपर्ट जिनका नाम है रंगनाथन। ठीक है, रंगनाथन जो है वो क्या कह रहे हैं रिसर्च को? रंगनाथन कह रहे हैं कि रिसर्च जो है वो एक क्रिटिकल और एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन है। रंगनाथन के लिए जो कीवर्ड है रिसर्च का वो है इन्वेस्टिगेशन। रंगनाथन जो है वो रिसर्च को एक इन्वेस्टिगेशन मानते हैं। ठीक है, तो अर्ल रॉबर्ट ने रिसर्च को इंक्वायरी कहा था, क्रॉफर्ड जो है वो टेक्निक कह रहे हैं और रंगनाथन क्या कह रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, रंगनाथन कह रहे हैं कि रिसर्च जो है वो एक क्रिटिकल, यानी कि सोच समझ के किया जाने वाला काम, इसी को हम लोग बोलते हैं तार्किक। तो रंगनाथन क्या कह रहे हैं कि रिसर्च जो है वो एक क्रिटिकल और एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है समावेशी, यानी कि एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है रिसर्च जिसमें आप हर पहलू को समावेश करते हो। ठीक है, हर पहलू को आप इन्वॉल्व करते हो, वही होता है एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो कीवर्ड से आपको याद रखना है, सारे पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, रंगनाथन जो है वो क्या कह रहे हैं, रिसर्च में इन्वेस्टिगेशन करते क्यों हैं? नए फैक्ट्स के लिए। हो सकता है इसको ही क्वेश्चन बना के पूछ दे कि अकॉर्डिंग टू रंगनाथन रिसर्च हम क्यों करते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? नए फैक्ट्स को ढूंढना। ये है आपके 3 एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन। अब हमारे इन सारे डेफिनेशन का क्रक्स क्या होगा?
ठीक है। जिस्ट क्या होगा, रिसर्च एक्चुअली क्या है हमारे समझने के लिए, जो हम लोग पूरे इस सिलेबस में लेके चलेंगे रिसर्च की मीनिंग। रिसर्च का मतलब क्या होगा, रिसर्च को हम क्या मानेंगे, एक सर्च ऑफ नॉलेज, ठीक है, यानी कि ज्ञान की खोज करना, ये रिसर्च होता है। रिसर्च एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन तो है लेकिन ये साइंटिफिक है, यानी कि हम लोग कुछ रूल्स, कुछ प्रोसीजर, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स, ये रंगनाथन ने बता ही दिया था, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन वर्ड किसने यूज़ किया था, इन्वेस्टिगेशन वर्ड भी रंगनाथन ने यूज़ किया था। उसके बाद रिसर्च का मतलब एक और क्या होता है, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए हम एक रिसर्च करेंगे, एक ही रिसर्च में 10 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। ये हो सकता है कि आप एक प्रॉब्लम का रिसर्च, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप रिसर्च कर रहे थे और उस रिसर्च के दौरान आपको एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया, ये पॉसिबल है, लेकिन हमारा जो टारगेट प्रॉब्लम रहेगा वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगा। और एट लास्ट रिसर्च एक एकेडमिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये है रिसर्च की मीनिंग जो हम लोग पूरे सिलेबस में लेके चलेंगे। कौन कौन सी बातें हैं जो रिसर्च करने के लिए हमको प्रेरित करती हैं। सबसे पहला देखिए, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, यानी कि सूचना का भार। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन या बहुत सारा डेटा जब आपके पास अवेलेबल रहता है तो आपको उस डेटा को डीकोड करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ डेटा अपने आप में काफ़ी नहीं है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचना आपके पास उपलब्ध है वो कहना क्या चाह रही है, आपको क्या बताना चाह रही है, ठीक है, उसके मायने क्या है। और ये काम करता है रिसर्च, वो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के ढेर में से वो सही इंटरप्रिटेशन या वो बात या वो मीनिंग लेके आता है जो उन सारे इन्फॉर्मेशन में छुपा हुआ था, ठीक है, यही काम है रिसर्च का। सेकेंड, टेक्नोलॉजिकल कनेक्टिविटी। टेक्नोलॉजिकल कनेक्टिविटी के चलते भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन का लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ अवेलेबल है। तो इन्फॉर्मेशन या डेटा बहुत सारा अवेलेबल होना एक अच्छी बात है, पर जब तक आप उस डेटा को प्रोसेस ना कर पाओ, डेटा प्रोसेसिंग नाम की एक चीज़ होती है, उसका मतलब होता है कि जो डेटा आपके पास है आप उससे क्या करते हो, मीनिंग निकालते हो, मायने, अर्थ निकालते हो। तो इंटरनेट की वजह से भी हमारे पास डेटा की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, लेकिन आप उस डेटा से कितना मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ये आपको बताता है कौन, रिसर्च। यही हम लोग करते हैं रिसर्च की मदद से। और इसी इंटरनेट कनेक्टिविटी के चलते एक नया टर्म आया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन स्नैकिंग। इंफॉर्मेशन स्नैकिंग का मतलब है कि शॉर्ट में ज़रूरी इंफॉर्मेशन लेना या बहुत सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी इंफॉर्मेशन बनाना, ठीक है। जैसे कि यूट्यूब के रील्स हम लोग देखते हैं, कभी कभी उसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है, ठीक है, यूट्यूब रील्स, इंस्टा रील्स होते हैं। तो ये सारे जो हैं ये इंफॉर्मेशन स्नैकिंग का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी और कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आपको नए इन्फॉर्मेशन चाहिए, नई स्ट्रेटजी चाहिए, और वो स्ट्रेटजी बनती है सही इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। उसके बाद है क्रिटिकल स्क्रूटिनी। क्रिटिकल स्क्रूटिनी की ज़रूरत बढ़ती जा रही है भाई। वही बात है, जब इन्फॉर्मेशन बहुत कम होगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जो रियलिटी होगी, जो सत्य होगा वो आपके सामने होगा। लेकिन जब डेटा आपके पास बहुत सारा बढ़ जाता है तो फिर आपको उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उसमें से ज़रूरी इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ता है, सारे पीसेस को सही जगह पे जोड़ना पड़ता है, तब जाके आपको एक सही पिक्चर मिलता है। तो क्रिटिकल स्क्रूटिनी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, इसके कारण भी हमको रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन या गवर्नमेंट का, सरकार का हस्तक्षेप भी अब बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी रिसर्च की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। क्यों? गवर्नमेंट जितने भी सोशल वेलफेयर के स्कीम्स चलाएगी वो केवल एक इमेजिनेशन के बेस पे या अफवाह के बेस पे या हवाई बातों के आधार पे वो नहीं कर सकती। उनको एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस चाहिए, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डेटाबेस चाहिए या ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए जो बिल्कुल सही हो, जो लॉजिकल हो, क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड हो, ताकि गवर्नमेंट जो स्कीम्स बनाए वो सही ज़रूरतों को ध्यान में रख के बनाए, उनको पता हो कि एक्चुअली किस चीज़ की ज़रूरत है लोगों को, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से भी हम रिसर्च करते हैं। उसके बाद एनालिटिकल टैलेंट की ज़रूरत हमको पड़ने लगी है। ये जो ऊपर की सारी चीज़ें मैं बताया, ये सब कौन करके देगा? वही देगा ना जिसके पास एनालिटिकल स्किल्स हैं। तो इसकी वजह से भी हमको रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च आपके अंदर क्या करता है, रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप करता है, ठीक है। हम लोग जो पीएचडी करते हैं वो बेसिकली क्या है, पीएचडी एक्चुअली अपने आप में कोई डिग्री नहीं है, जैसे कि आप डिग्री तो है
पीएचडी अपने आप में सब कुछ नहीं है। जैसे कि आप बीकॉम करते हो अपने अंदर कॉमर्स के स्किल्स डेवलप करने के लिए, मैनेजेरियल स्किल्स डेवलप करने के लिए, अकाउंटिंग के स्किल्स डेवलप करने के लिए, ठीक है, ताकि आप आगे चल के वो काम कर सको। इसीलिए हम लोग पीएचडी भी करते हैं। पीएचडी एक्चुअली हम लोग करते हैं अपने अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए। जब आप पीएचडी कर लेते हो अब आप रेडी हो रिसर्च करने के लिए। पीएचडी करते समय तो आप रिसर्च सीख रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास कंप्यूटिंग पावर और स्पीड बढ़ गई है तो अब रिसर्च करना ज़्यादा आसान हो चुका है, तो हम रिसर्च के फ़ायदे क्यों ना उठाएं, ठीक है, क्यों हम रिसर्च का फ़ायदा ना उठाएं। और फिर आखिरी में क्या है, नए पर्सपेक्टिव्स लेना, नई सोच पैदा करना। और रिसर्च का तो काम ही यही है भाई कि पुराने जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनसे कोई नया फैक्ट निकाल के लाना, यही रिसर्च का काम है। तो ये सारे रीजंस हैं कि क्यों हम लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है रिसर्च के। सबसे पहला फीचर है कंट्रोल्ड, या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो रिसर्च को अच्छा बनाती हैं। आप उसको फीचर भी कह सकते हो या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी कह सकते हो। कंट्रोल्ड होना चाहिए आपका रिसर्च, नियंत्रित होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि जितने भी वेरिएबल्स या जितने भी आइटम्स हैं रिसर्च में, इन सारे वेरिएबल्स में से कुछ वेरिएबल्स ऐसे भी होना चाहिए जो आपके कंट्रोल में हो। अगर ऐसा हुआ कि आपके रिसर्च के सारे वेरिएबल्स बियॉन्ड कंट्रोल है, आपके कंट्रोल के बाहर है, तो फिर वैसा रिसर्च करने का एक तो कोई मतलब है नहीं, और आप उसमें फिर आप क्या रिसर्च करोगे। आप जो भी फाइंडिंग लेके आओगे उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी, कोई उसकी विश्वसनीयता नहीं होगी, क्योंकि कोई भी वेरिएबल आपके कंट्रोल में नहीं था। जब कुछ वेरिएबल कंट्रोल में रहेगा आपके, तब तो आप उसका इफेक्ट देख पाओगे ना, कि अगर हम इस वेरिएबल को इस तरीके से चेंज कर दें तो इसका क्या इफेक्ट होता है, अगर हम इस वेरिएबल की जगह ये दूसरा वेरिएबल यूज़ करें तो इसका क्या इफेक्ट होता है। तो जब कुछ वेरिएबल्स आपके कंट्रोल में रहेंगे तभी आप रिसर्च कर पाओगे और तभी आप एक सही रिजल्ट दे पाओगे, ठीक है। दूसरा है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी या प्रामाणिकता का मतलब क्या है, सबसे अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ करना, ठीक है, सबसे अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ करना। अगर आप अपने रिसर्च में जितने भी इंफॉर्मेशन अरेंज कर रहे हो, देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था रिसर्च करते क्यों हैं, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना या उसको डिकोड करना, ये होता है काम रिसर्च में। तो रिसर्च करने के लिए पहले तो आप डेटा ही इकट्ठा करोगे ना, पहले तो आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे और फिर वो उसी इन्फॉर्मेशन से आप एक सही कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। तो आप कौन सा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ करते हो यही बताता है कि आपके रिसर्च की क्रेडिबिलिटी कितनी है। अगर आप अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, रिलायबल, भरोसेमंद सोर्स यूज़ कर रहे हो तो आपके रिसर्च की क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी। जनरलाइजेबिलिटी का मतलब ये है कि आप अपने रिसर्च की जो फाइंडिंग है, आपके रिसर्च की जो भी फाइंडिंग होगी, आप उसको कितने बड़े पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हो, कितने बड़े पॉपुलेशन पे वो लागू हो सकता है। अगर आप ये कह रहे हो कि एजुकेशन का हमारे इनकम पे इफ़ेक्ट होता है, तो ये जो बात है ये कितने सारे लोगों पे लागू हो सकती है। सिर्फ रायपुर में लागू हो सकती है, पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हो सकती है, पूरे इंडिया में लागू हो सकती है, या पूरी दुनिया में लागू हो सकती है। यही होता है क्या, जनरलाइजेबिलिटी। तो आपके रिसर्च की जनरलाइजेबिलिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, बहुत सीमित नहीं होना चाहिए। सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि हम एक सही स्टेप्स का पालन करें, सही चरणों का पालन करें, जो कि हमारे रिसर्च के हिसाब से सही हो। अलग अलग रिसर्च के हिसाब से स्टेप्स जो है वो चेंज हो सकते हैं, तो आपके रिसर्च के लिए जो सबसे सही स्टेप्स होंगे, सबसे सही सिस्टम होगा, आप उस सिस्टम को फॉलो करें। एम्पिरिकल का मतलब है अनुभवजन्य। इसका मतलब आपका रिसर्च जो है वो प्योरली इमेजिनेशन पे या हाइपोथेसिस पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसको प्रूव करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए, जिससे आप ये साबित कर सकें कि आपने जो रिसर्च किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद है रिलायबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, रिलायबिलिटी का वैसे तो मतलब है, इन सब का मतलब है रिपीटेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। आपके रिजल्ट्स जो हैं वो रिपीट हों तो माना जाएगा कि आपका रिसर्च जो है वो रिलायबल है। यानी आपके रिसर्च को बार बार भी किया जाए तो भी लगभग एक जैसा ही रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है, तो आपका रिसर्च जो है वो रिलायबल माना जाएगा। अब हमारे पास मेनली 4 टाइप की रिलायबिलिटी होती है, या 4 तरीके से आप रिलायबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप थोड़े थोड़े टाइम गैप में अपने रिसर्च को रिपीट करो तो भी आपको लगभग एक जैसा ही रिजल्ट मिल रहा है।
तो अगर थोड़े थोड़े टाइम में आप रिपीट करते हो फिर भी सेम रिजल्ट मिलता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आपके रिसर्च की टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी अच्छी है। ठीक है। उसके बाद है इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपके जो ज़्यादातर वेरिएबल्स हैं वो सब आपस में सिमिलर हैं, वो सभी आपके रिसर्च प्रॉब्लम से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। ठीक है। कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जो आपके रिसर्च प्रॉब्लम से डायरेक्टली रिलेटेड ना हो। अगर सारे वेरिएबल्स, सारे क्वेश्चंस और आपके रिस्पोंडेंट्स का जो आंसर था वो सब किसी एक ही चॉइस की तरफ इंडिकेट करता है, किसी एक ही ओपिनियन की तरफ अगर इशारा करता है, तब ये माना जाएगा कि आपके रिसर्च की इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है वो क्या है, अच्छी है। एग्जाम में इसको अक्सर किस तरीके से लिखता है, रिपीटेशन ऑफ चॉइस या सिमिलैरिटी ऑफ चॉइस, चयन की समानता। ठीक है। उसके बाद है इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इंटर रेटर रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि हम लोग अलग अलग एक्सपर्ट्स से, ठीक है, अलग अलग एक्सपर्ट्स से ओपिनियन लेंगे। अगर सबका ओपिनियन एक जैसा है, अगर सबका ओपिनियन वही है जो रिसर्चर का है, तब हम लोग ये मानेंगे कि आपके रिसर्च की इंटर रेटर रिलायबिलिटी अच्छी खासी है। तो अलग अलग ऑब्जर्वर लेके आएंगे और अगर हर किसी का ऑब्जर्वेशन एक जैसा रहेगा, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, सबका ओपिनियन अगर एक जैसा है, तभी हम क्या मानेंगे कि आपके रिसर्च की इंटर रेटर रिलायबिलिटी जो है वो अच्छी है। ठीक है। लास्ट है पैरेलल टेस्ट रिलायबिलिटी। इसका मतलब हम लोग सेम रिसर्च को हम लोग एक साथ करेंगे 2-3 बार। ठीक है। सपोज ये एक सैंपल है और ये है दूसरा सैंपल। ठीक है। सैंपल क्या होता है ये आगे हम लोग देखेंगे। अगर दो अलग अलग सैंपल के साथ, और ये दोनों के दोनों सैंपल एक ही पॉपुलेशन से है, ये बात का भी ध्यान रखना। जो दो सैंपल मैं कह रहा हूँ ये दोनों सैंपल अलग अलग पॉपुलेशन के नहीं होने चाहिए, ये दोनों ही सैंपल एक ही पॉपुलेशन से हैं और दोनों सैंपल में लगभग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उनकी दोनों की खासियत, दोनों के चरित्र, दोनों की क्वालिटीज़, फीचर सब लगभग एक जैसे हैं। तो अगर एक ही टाइम पे एक ही रिसर्च दो अलग अलग सैंपल्स के साथ किया जाए और हमको उस केस में भी सेम रिजल्ट मिलता है, तब क्या माना जाएगा कि आपके रिसर्च की पैरेलल टेस्ट रिलायबिलिटी अच्छी है। ठीक है। तो ये है रिलायबिलिटी। इसके बाद देखते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब क्या है? वैलिडिटी का मतलब है कि आपका रिसर्च फ्री फ्रॉम एरर है। ठीक है। किसी भी प्रकार की त्रुटि उसमें नहीं है। वैसे तो कोई भी रिसर्च पूरी तरीके से त्रुटि रहित नहीं हो सकता, बिल्कुल 100% एरर फ्री नहीं हो सकता, फिर भी हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारा रिसर्च जो है, हमारे रिसर्च में एरर जितना हो सके कम हो। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरीका अपनाएंगे। ठीक है। जैसे कि क्या, एक हम लोग यूज़ करेंगे फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी का मतलब क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंकित वैधता। ठीक है। अंकित वैधता। फेस वैलिडिटी का मतलब क्या है? फेस वैलिडिटी का मतलब है कि आपका जो रिसर्च का नेचर है, जिस टाइप का रिसर्च आप कर रहे हो, उस रिसर्च को सूट करते हुए आपने अपना मेजरमेंट अपनाया है। जो भी आप मेजरमेंट टेक्निक यूज़ कर रहे हो अपने रिसर्च में, वो आपके नेचर ऑफ रिसर्च के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च अगर आप कर रहे हो तो उसका मेजरमेंट बिल्कुल क्वांटिटेटिव रिसर्च के लायक होना चाहिए। क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो उसका मेजरमेंट क्वालिटेटिव रिसर्च के हिसाब से होना चाहिए। मेजरमेंट या मापदंड का मतलब क्या है? इसका मतलब आप सैम्पलिंग कैसे कर रहे हो, ठीक है, डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसकी टेस्टिंग कैसे कर रहे हो, ये सब कुछ आ जाता है मेजरमेंट में। ठीक है। कौन सा स्केल यूज़ कर रहे हो। तो अगर आपका मेजरमेंट आपके रिसर्च के नेचर को सूट करता है, उसके हिसाब से ही है, तो आपके रिसर्च की फेस वैलिडिटी अच्छी है। दूसरा है कंटेंट वैलिडिटी, यानी कि सामग्री वैधता। सामग्री या कंटेंट, कंटेंट मतलब आपके रिसर्च का जो मेन कंटेंट है, यानी कि आप जो मेजरमेंट यूज़ कर रहे हो वो आपके रिसर्च के पर्पस को और उस पर्पस में शामिल होने वाले सारे चरों को, वेरिएबल्स को, सबको आपका मेजरमेंट जो है वो कवर कर लेता है। ठीक है। आप ऐसा मेजरमेंट टेक्निक अपना रहे हो जो उस रिसर्च या उस रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे वेरिएबल्स को, ये सारे वेरिएबल्स किससे रिलेटेड हैं, आपके रिसर्च प्रॉब्लम से। तो आपका जो मेजरमेंट है वो हर टाइप के उस वेरिएबल को कवर करता है जो आपके रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड है या जो आपके रिसर्च प्रॉब्लम के लिए ज़रूरी है। तो अगर आपका मेजरमेंट सारे वेरिएबल्स को कवर करता है तो हम लोग कंटेंट वैलिडिटी कहेंगे उसको। ठीक है। तीसरा है क्राइटेरियन वैलिडिटी, यानी कि मापदंड वैधता। इसका मतलब ये है कि आप जो मेजरमेंट यूज़ करते हो वो ये बताता है कि वो सारे वेरिएबल्स
वो सारे वेरिएबल्स, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4। क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या कहता है कि वो सारे वेरिएबल्स जो आपस में सिमिलर होने चाहिए, जो आपस में एक दूसरे से संबंधित या रिलेटेड होने चाहिए, वो आपस में रिलेटेड हैं। तो अगर आपका मेजरमेंट ये साबित करता है कि वो सारे वेरिएबल्स जिनको आपस में रिलेटेड या आपस में संबंधित होना चाहिए वो आपस में रिलेटेड हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि आपके रिसर्च का क्राइटेरियन वैलिडिटी अच्छा है। ठीक है। और इसके ठीक ऑपोजिट डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है या इसी को हिंदी में बोलते हैं विभेदात्मक, जगह मेरे पास है नहीं लिखने के लिए। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को क्या बोला जाता है? विभेदात्मक वैधता। विभेदात्मक वैधता जो है इसका ठीक ऑपोजिट है। ठीक है, विभेदात्मक वैधता या डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कब होगी आपके रिसर्च में? जब आपका मेजरमेंट, जो भी मेजरमेंट टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, वो ये साबित कर दे कि वो सारे वेरिएबल्स जिनको आपस में रिलेटेड नहीं होना चाहिए, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या कहती थी? क्राइटेरियन वैलिडिटी कब होगी? जब आप ये साबित कर दो कि सारे आपस में रिलेटेड वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं। जब आप ये साबित कर दोगे तो क्राइटेरियन वैलिडिटी आ जाएगी। और ठीक इसके उल्टा, जब आप ये साबित कर दो कि वो सारे वेरिएबल्स जिनको आपस में रिलेटेड नहीं होना चाहिए वो आपस में रिलेटेड नहीं है, जब आप ये साबित कर दो तो उसमें फिर कौन सी वैलिडिटी आ जाएगी? डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में अगर आप देखोगे बुक्स में तो बहुत ही अजीब सा लिखे रहता है इसको, पर उसका मतलब यही है। रिसर्च में आपको चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको मतलब पता है तो आप एग्जाम में आंसर भी ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद अगली क्वालिटी जो हम लोग को देखनी है वो कौन सी है? वो है वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी का मतलब ये है कि आप जो भी बात अपने रिसर्च में कह रहे हो उसका हम लोग सत्यापन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक रिसर्च करते हो और आप लेके आते हो मेरे पास कि मेरे रिसर्च की फाइंडिंग ये रही, तो मैं उस चीज़ को चेक कर सकता हूँ। ठीक है, मैं खुद भी उस चीज़ को चेक कर सकता हूँ जाके कि आप जो कह रहे हो वो सच है कि नहीं है। ठीक है, वेरीफाइबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक कहना चाहिए एम्पीरिसिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, अनुभवजन्य या एम्पीरिकल क्वालिटी जो बताया ना, इससे रिलेटेड है। अगर आपका रिसर्च एम्पीरिकल है तो 100% उसकी वेरीफाइबिलिटी भी अच्छी खासी होगी, क्योंकि आपने अपना रिसर्च जो है वो अनुभव के आधार पे किया है, खुद अनुभव करके किया है। तो ज़रूर आपके पास उसको वेरीफाई करने के लिए भी चीज़ें होंगी, उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। अगली जो क्वालिटी आपके रिसर्च में होनी चाहिए वो है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि निष्पक्ष होना। आपका पर्सनल ओपिनियन चाहे कुछ भी हो, आपको सही तरीके से एक्यूरेसी के साथ सही स्टेप्स के साथ रिसर्च करना है और आखिरी तक रिसर्च की जो भी फाइंडिंग आती है आपको उसी फाइंडिंग को सच मानना है, भले ही आपके रिसर्च की फाइंडिंग आपके पर्सनल ओपिनियन के जैसा ही हो या आपके पर्सनल ओपिनियन के विपरीत हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पक्षपात नहीं करना है, निष्पक्ष रहना है, ऑब्जेक्टिव रहना है। आपके रिसर्च का पर्पस था हाइपोथेसिस को प्रूफ या डिस्प्रूव करना, और अगर सारे सही स्टेप्स फॉलो करने के बाद सही मेजरमेंट के साथ अगर आपके पर्सनल बिलीफ के ऑपोजिट अगर आपके रिसर्च की फाइंडिंग आती है तो आपको उसी फाइंडिंग को ही सच मानना है। ठीक है, रिग्रेस का मतलब भी यही है। रिग्रेस का मतलब कि आपको इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, जो आपके रिसर्च का पर्पस था आपको लास्ट तक उसके साथ ही रहना है और बिल्कुल ईमानदारी से अपने रिसर्च को करना है। और आखिरी क्वालिटी है साइक्लिकल, यानी कि आपका रिसर्च ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक बार किए और ख़त्म, उसमें हमेशा और कुछ आगे करने की गुंजाइश होनी चाहिए। चक्री का मतलब या साइक्लिकल का मतलब वही है। रिसर्च जो है वो बार बार होते रहना चाहिए। एक बार कोई रिसर्च हुआ फिर ख़त्म, फिर कभी उसमें कोई रिसर्च किया ही नहीं जा सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज़ आप लोग याद रखें। आपको ये सारे 8-9 क्वालिटीज़ या 10-11 क्वालिटीज़ जो हैं इनको नहीं याद रखना है, आपको इन सब का मतलब याद रखना है कि जनरलाइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, लास्ट है टाइप ऑफ रिसर्च। अलग अलग टाइप के रिसर्च होते हैं और अलग अलग बुक्स में आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं आपको सारे जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं जिससे क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं वो सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप ऑफ रिसर्च है वो है फंडामेंटल, बेसिक या फिर प्योर रिसर्च। इसको हम लोग हिंदी में आधारभूत रिसर्च
या फिर शुद्ध रिसर्च कहते हैं। ठीक है, क्या होता है आधारभूत रिसर्च या शुद्ध रिसर्च? ये जो रिसर्च होता है ये प्योर एकेडमिक पर्पस के लिए किया जाता है, केवल अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। ठीक है, हो सकता है वो ज्ञान आगे काम आ जाए, हो सकता है ना आए, केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए। ठीक है, दूसरा बहुत टाइम टेकिंग होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच इसमें अपनाया जाता है। ठीक है, यानी क्योंकि देखो केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है, बस हम जो ज्ञान हमारे पास पहले से है उसी में कुछ नया जानने के लिए, कुछ डिफरेंट करने के लिए हम लोग ये रिसर्च करते हैं एकेडमिक पर्पस के लिए, कि एक रिसर्च करेंगे, थीसिस लिखेंगे और रख देंगे, जिसको ज़रूरत पड़ेगी आके पढ़ लेगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आके नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ा रहेगा। तो इसलिए हमारे पास टाइम बहुत है, तो इसमें इस रिसर्च में हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। ठीक है, बार बार चीज़ों को चेंज करके देखते हैं, इसलिए टाइम भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, जो वेरिएबल्स है उसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता इसमें। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सेकंड है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च जो है वो ठीक इसका उल्टा है। अप्लाइड रिसर्च में आपके पास एक सामने आपके एक प्रॉब्लम है जिसका आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, और ये प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम है, बेरोजगारी, कोई बीमारी किसी प्रकार की, आर्थिक समस्या है। ठीक है, या और किसी प्रकार की कोई वेदर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम जो रियल है और जिसके ड्रॉबैक्स को, जिसके नेगेटिव रिजल्ट्स को हम लोग हर दिन फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई काल्पनिक समस्या नहीं है। तो आपके सामने एक प्रॉब्लम है जिसका आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना है। तो अप्लाइड रिसर्च हम लोग करते हैं, या अप्लाइड रिसर्च जो है वो किसी प्रॉब्लम का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढता है। ठीक है, और ऐसी प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जैसे कि पेंडेमिक आया था, वो एक प्रॉब्लम थी, उसका हमको सॉल्यूशन ढूंढना था। अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन ढूंढना है। तो ये सारे इस तरीके के जो लेजिट प्रॉब्लम्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, रियल प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो रिसर्च हम लोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च जो है वो अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट है। एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में एक छोटा सा अंतर है कि एक्शन रिसर्च जो है वो ज़्यादा इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन हमको तुरंत चाहिए। पेंडेमिक जो था वो एक्चुअली एक्शन रिसर्च का एग्जाम्पल था, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था कि 5 साल तक हम रिसर्च करते रहेंगे वैक्सीन बनाने के लिए। ठीक है, या फिर एक और चीज़ एक्शन रिसर्च में हमको देखने के लिए मिलती है कि एक्शन रिसर्च का जो दायरा होता है, इसका जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है। किसी एक गांव में कोई नई बीमारी आ गई, किसी एक शहर में कोई नई बीमारी आ गई, तो उस बीमारी को रोकने के लिए, तुरंत ठीक करने के लिए आपको एक्शन रिसर्च करना पड़ता है। 15 दिन का, महीने दिन का, 2 महीने का, 3 महीने का टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, और उसकी जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो उसी एक छोटे से दायरे में होती है। किसी एक स्कूल का रिजल्ट सुधारना है, ठीक है, किसी एक गाँव में कोई रोजगार कार्यक्रम चलाना है, तो ये होता है एक्शन रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल प्रॉब्लम का और दायरे का अंतर है। अप्लाइड रिसर्च में आप बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, समय थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और उसका सोल्यूशन जो होता है वो भी ज़्यादा बड़े एरिया के लिए एप्लीकेबल होता है। जबकि एक्शन रिसर्च में प्रॉब्लम थोड़ी छोटी रहती है, इमीडिएट रहती है, टाइम भी आपके पास कम होता है, और जो सोल्यूशन निकाला जाता है उसकी एप्लीकेबिलिटी भी थोड़ी सी सीमित होती है। ठीक है, एक्शन रिसर्च जो है ये इसका कॉन्सेप्ट दिया था कर्ट लेविन ने। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था कर्ट लेविन ने, ऑलमोस्ट 1940s के आसपास इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी अक्सर क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, आगे के टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।